हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, हम एचसी वर्मा के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सोल्व करते हैं एचसी वर्मा चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 10 मींस क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन दो डिफरेंट फ्रेम से देखने पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर हम उस पार्टिकल को फ्रेम 1 से देखते हैं तो भी उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देता है, और अगर फ्रेम 2 से देखते हैं तो भी उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम पार्टिकल को फ्रेम 1 और फ्रेम 2 से देखते हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज उनका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रेम 1 और फ्रेम 2 से देखने पर पार्टिकल के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। अब इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि जब हम दो डिफरेंट फ्रेम से एक पार्टिकल को देखते हैं तो हमें उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो दो फ्रेम भी मूव करने लग जाएं और अभी भी हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसी भी फ्रेम से मैग्नीट्यूड वाइज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई दे? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय सबसे पहले तो हम रिवर्स केस अज्यूम करते हैं। रिवर्स केस का मतलब क्या है? सपोज कीजिए पार्टिकल हमारा रेस्ट पर है और दोनों फ्रेम S1 और S2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, और ये दोनों फ्रेम आपस में पैरेलली मूव कर रहे हैं। क्योंकि अब दोनों फ्रेम का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जो कि आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों फ्रेम से देखेंगे तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा कि यह पार्टिकल P 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऑपोजिट साइड में मूव कर रहा है। तो इस केस में अगर मान लीजिए हम फ्रेम S1 और S2 की एक कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इस केस में हम S1 और S2 के एक्सेलरेशन को इंक्रीज नहीं करते हैं, जस्ट एक इनिशियल वेलोसिटी और ऐड कर देते हैं, तभी भी फ्रेम S1 और S2 से P का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हम S1 और S2 के एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर दें, मींस 4 की जगह अगर 5 कर दें, तो पार्टिकल P का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1 एंड S2, क्योंकि पार्टिकल P का एक्सेलरेशन फ्रेम 1 और फ्रेम 2 से वही दिखाई पड़ता है जो कि फ्रेम 1 और फ्रेम 2 का एक्सेलरेशन है। तो इस केस में हम S1 और S2 का एक्सेलरेशन तो नहीं बढ़ा सकते हैं, बट हाँ कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी ऐड करने के बाद भी पार्टिकल P का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिखाई पड़ेगा। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें जो फ्रेम S1 है वो S2 के साथ थीटा एंगल बनाता है, और अब दोनों फ्रेम 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी अगर हम सेपरेटली ऑब्जर्व करते हैं तो फ्रेम S1 से हमें ऐसा लगेगा कि पार्टिकल P का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर हम फ्रेम 2 से भी देखते हैं तो भी हमें ऐसा लगेगा इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं, क्या इस सिचुएशन में फ्रेम S1 और S2 में भी कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन है? तो इसके लिए जो फ्रेम S1 का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। एक तो फ्रेम S2 की डायरेक्शन में जो कि होगा 4 cos ऑफ थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा 4 sin ऑफ थीटा। अब अगर जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको ऑब्जर्व करें तो फ्रेम S1 का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 4 cos ऑफ थीटा, और फ्रेम S2 का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 4। तो अब इसका मतलब है कि इन दोनों फ्रेम्स में वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जो फ्रेम S1 और S2 का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डिफरेंस होगा, और वो होगा फ्रेम S2 का एक्सेलरेशन दैट इज 4 माइनस फ्रेम S1 का वर्टिकल एक्सेलरेशन दैट इज 4 cos ऑफ थीटा। सो 4 माइनस 4 cos ऑफ थीटा इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन फ्रेम S1 एंड S2। तो हालांकि अब फ्रेम S1 और S2 में एक रिलेटिव एक्सेलरेशन है, बट फिर भी अगर हम फ्रेम S1 और S2 से अलग अलग देखते हैं तो हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देते हुए भी फ्रेम S1 और S2 में रिलेटिव एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो अब हमें यह बताना है कि इस एक्सेलरेशन की रेंज जो कि रिलेटिव एक्सेलरेशन है बिटवीन S1 एंड S2 क्या हो सकती है। तो इस एक्सेलरेशन की रेंज हम यहां से निकाल सकते हैं
जो कि S1 और S2 के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन है 4 - 4 cos ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब है S1 और S2 दोनों एक ही डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं। तो उस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन S1 एंड S2 होगा 4 - 4 = 0। यानी कि अगर फ्रेम दोनों आपस में पैरेलली मूव कर रहे हैं तो उस केस में हम उन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं दे सकते हैं। अगर हम उन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे तो जो पार्टिकल की मोशन है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन की नहीं रहेगी। अब थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो उस केस में फ्रेम S1 और S2 के बीच में एक रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा जो कि होगा 4 - 4 cos ऑफ थीटा। अब अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो cos 90 = 0, तब फ्रेम S1 और S2 में एक रिलेटिव एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर हम थीटा को और इंक्रीज करें और थीटा = 180 डिग्री कर दें, 180 डिग्री का मतलब है फ्रेम S1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से और फ्रेम S2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और अब अगर हम फ्रेम S1 से देखते हैं तो हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देगा। अगर हम फ्रेम S2 से देखते हैं तो भी हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को ध्यान से देखें तो इस केस में फ्रेम S1 और S2 के बीच में एक रिलेटिव एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है और वो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर हम थीटा को 180 डिग्री पुट करेंगे तो cos 180 - 1 तो इट बिकम्स +4 एंड 4 + 4 8, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बिटवीन फ्रेम 1 एंड फ्रेम 2 इज पॉसिबल और वो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम थीटा को 180 से ज्यादा बढ़ाएंगे तो उससे रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट वो दोबारा 8 से कम होने लग जाएगा। तो इससे यह प्रूव होता है कि फ्रेम S1 और S2 के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 से लेके 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक कुछ भी हो सकता है और वो रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी दोनों फ्रेम के मोशन के बीच के एंगल पर। अब क्वेश्चन यह भी दिमाग में आ सकता है कि दोनों फ्रेम के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 8 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता। तो जैसा कि हमें पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन केवल उसी पोजीशन में ऑब्जर्व किया गया है जब दोनों फ्रेम S1 और S2 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब क्योंकि हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑब्जर्व होना चाहिए तो हम इस फ्रेम को इस तरफ मूव करवाएंगे 4 के एक्सेलरेशन से। तब अगर हम इस फ्रेम से देखेंगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 दिखाई देगा और इस फ्रेम S2 को इस तरफ मूव करवाएंगे 4 के एक्सेलरेशन से। अभी भी अगर हम फ्रेम 2 से देखेंगे तो हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 ही दिखाई देगा और इस सिचुएशन में फ्रेम 1 और फ्रेम 2 के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम फ्रेम 2 को इस तरफ 5 के एक्सेलरेशन से मूव करवा दें। हालांकि हम फ्रेम 2 को अगर 5 के एक्सेलरेशन से मूव करवाते हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन S1 एंड S2 5 - -4 दैट इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। बट उस केस में अगर हम फ्रेम S2 से देखेंगे यानी कि फ्रेम 2 से अगर हम देखेंगे तो हमें इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 की बजाय 5 दिखाई देगा, जो कि हमारे केस में हमें नहीं करना है। हमारे केस में हमें ऐसा रखना है कि अगर हम दोनों फ्रेम से इंडिविजुअली देखें तो हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन एग्जैक्ट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिखाई दे। तो इसलिए दोनों फ्रेम के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन की रेंज 0 से 8 तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel. Thanks for watching. Goodbye.